नमस्कार साथियों और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है साथियों कि हमारे पास में समय बहुत कम है। अगर आप एमपी पटवारी का तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी फॉरेस्ट का तैयारी कर रहे हो, तो इसमें जीके जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसके लिए हमारे पास में समय बहुत कम है। इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा और हर एक सब्जेक्ट को लेके, हर एक टॉपिक को लेके आपको अभी से सतर्क होना होगा, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको निरंतर और सही ईमानदारी और सही लगन के साथ में आपको तैयारी करना होगा। और आपका जो फोकस है ना साथियों, एक सब्जेक्ट के साथ साथ में आपका जो जो भी गोल है उसके ऊपर होना चाहिए और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। सो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपके कदमों में आएगी। ठीक है, सो इसके लिए आप निरंतर तैयारी करते रहे। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो डाटा है वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो एमपी पटवारी हो या फिर एमपी फॉरेस्ट हो, उसमें जो जो सब्जेक्ट है उसके नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे फ्री में देने का प्रयास कर रहा हूँ। और नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, क्योंकि इन नोट्सों को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। और नोट्सों से अगर आप तैयारी करते हैं ना साथियों, उसके बाद में अगर आप टेस्ट लगाते हो तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपका रैंक जो है ना ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, सो यहाँ से आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और हमें जीके जीएस का जो पार्ट है उसको हमने लुसेंट का एक यहाँ पे पूरा जो पोर्शन है उससे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो इससे पहले मैंने बहुत सारे जो पार्ट्स अलग अलग टॉपिकों के ऊपर में दिया है यहाँ पे लुसेंट का, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं नेक्स्ट अगला पार्ट साथियों, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, तो सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से राजवंश हुए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले। ठीक है, सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक आपको याद रखना साथियों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन? गोपाल था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गोपाल जो है बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो आपके याद रखना है गोपाल ने करवाया था। और ये बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक, पल्लव वंश का प्रमुख शासक हुआ साथियों धर्मपाल हुआ, देवपाल हुआ, नारायणपाल हुआ, महिपाल हुआ और न्यायपाल इत्यादि, ये प्रमुख शासक थे। ठीक है, और पल्लव वंश का सबसे महान शासक हुआ साथियों धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पल्लव वंश एवं गुर्जर प्रतिहार वंश का राष्ट्रकूट वंश से चर्चा हुआ था। ठीक है, और इसमें पल्लव वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तथा 11वीं सदी के गुजराती कवि कौन? सोडटल ने धर्मपाल को कौन सा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, और नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना साथियों कि ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है देवपाल ने करवाया था। ठीक है, और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने अपने नालंदा को, यानी कि उन्होंने क्या किया था, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान प्रदान कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है साथियों कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास जो है पाल शासकों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और पाल शासक बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट अगला जो शासक है साथियों वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला शासक साथियों सेन वंश। ठीक है, तो सेन वंश के संस्थापक हुए साथियों यानी कि सेन वंश की जो स्थापना है सामंत सेन ने राड़ में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी राजधानी आपको याद रखना साथियों, इनकी राजधानी था नदिया, यानी कि लखनौती थी। ठीक है, और सेन वंश के प्रमुख शासक हुए साथियों विजय सेन हो गए, वल्लभ सेन हो गया और एवं लक्ष्मण सेन इत्यादि, यानी कि ये प्रमुख शासक रहे। ठीक है, और
यानी कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ साथियों विजयसेन था, ठीक है, जो कि शैव धर्म के क्या थे, ये अनुयायी था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासकों के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था, ठीक है। सेन शासक जो कि वल्ला सेन ने किया था, ठीक है। और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप प्रदान किया था, ठीक है। और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवनदूत के लेखक दोगरी है ना, दोगरी एवं ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुद्ध रहे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, ठीक है। और विजयसेन ने देवपाड़ा में क्या किया था, विजयसेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी कि शिव की विशाल मंदिर की स्थापना भी किसने करवाया था, विजयसेन ने ही करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। और सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जो जिसने अपना अभिलेख जो है सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, है ना। तो आपको याद रखना चाहती हूँ कि सेन राजवंश ऐसा राजवंश था जिन्होंने हिंदी में यानी कि अपने जो अभिलेख है सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। इसी में हम कश्मीर के कुछ राजवंशों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो कश्मीर पर शासक करने वाला शासक वंश कौन सा कहलाए, कालक्रम के इस क्रम में कारकोट वंश हो गया, ठीक है। उसके बाद में उत्तक वंश एवं लोहार वंश इत्यादि, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और हेनसांग ने अपने शासनकाल में क्या किया था, इन्होंने हेनसांग ने अपने शासनकाल में कश्मीर की यात्रा को क्या किया था, इन्होंने कश्मीर की यात्रा किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों इसमें कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और कश्मीर का मरथंड मंदिर का जो निर्माण करवाया था साथियों ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा ही करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और करकोट वंश के बाद में कश्मीर का उत्पल्लव वंश, कश्मीर में कौन सा उत्पल्लव वंश का शासक यहाँ पे हुआ, ठीक है, शासन हुआ। और इस वंश का संस्थापक हुआ साथियों अवंतीवर्मन था, ठीक है। और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना जो है अवंतीवर्मन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और अवंतीवर्मन के अभियंता जो है सुई के सिंचाई के लिए, है ना, सुई के सिंचाई के लिए किया गया था, सुई के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और 980 ईसा पूर्व में उत्पल्लव वंश की रानी जो है, रानी कौन थी, दिज्जा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ठीक है। तथा पल्लव वंश के बाद में कश्मीर का लोहार वंश का शासक हुआ। कश्मीर पर किसका, लोहार वंश का शासक हुआ। और लोहार वंश का संस्थापक हुआ साथियों सम्राट यानी कि संग्राम राज था। तथा संग्राम राज के बाद में अनंत राज हुआ तथा इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता प्रदान किया था, उनको सहायता दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और लोहार वंश का शासक जो हुआ हर्ष विद्वान कवि था तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। लोहार वंश के जो शासक विद्वान साथियों एक कवि भी था और एक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी में हम कल्लन हर्ष की बात कर सकते हो। तो कल्लन हर्ष का एक आश्रित कवि था, ठीक है। तथा जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था साथियों जिसने 1128 ईसा पूर्व से 1155 ईसा पूर्व तक शासन किया था इन्होंने। और जयसिंह के शासनकाल के साथ ही कल्हण के राजतरंगिणी का विचरण यानी कि उनका जो विचरण है समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला यहाँ पे देखते हैं साथियों ये कामरूप का वंशवर्धन वंश, ठीक है। तो 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप के
वर्ण वंश का उदय हुआ और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक जो है पुष्यवर्मन था तथा इनकी राजधानी आपको याद रखना साथियों प्राग ज्योतिषी नामक स्थान पर हुआ था तथा कालांतर में कामरूप एवं पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है, इसी में हम कुछ राजपूत एवं राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो राजपूत एवं राजवंशों की उत्पत्ति में सबसे पहला जो है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, सो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हो तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है मालवा का एक शासक जो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम संस्थापक हुआ। ठीक है, सो आपको याद रखना साथियों मालवा का जो शासक कौन, बांगभट्ट प्रथम है ना, बांगभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या हुआ प्रथम शासक हुआ तथा बाणभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रतिहार वंश का संस्थापक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महिर भोज था। ठीक है, और महिर भोज ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज में बनवाई थी। ठीक है, और वह विष्णु भक्त था और इसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, तथा राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये भी आपको याद रखना है। और इस पाल का अंतिम राजा आपको याद रखना साथियों कौन हुआ, यशपाल हुआ। ठीक है, और दिल्ली नगर की स्थापना जो है तोमर नरेश दिल्ली नगर की स्थापना जो है तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में किया था। ठीक है, सो यह जो पॉइंट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, कि आपको याद रखना है कि दिल्ली की स्थापना जो है तोमर नरेश अनंगपाल ने कब किया था, 11वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में अगला जो वंश आता है साथियों गढ़वाल या राजवंश। ठीक है, यानी कि जिसे राठौर वंश भी कहा जाता है। ठीक है, सो गढ़वाल वंश या राठौर वंश का संस्थापक हुआ साथियों चंद्रदेव था। ठीक है, तथा इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी यानी कि अभी काशी में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा वो साथियों गोविंद चंद्र था तथा यानी कि इसका जो मंत्री हुआ लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था। ठीक है, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, तथा गोविंद चंद्र यानी कि कौन, गोविंद चंद्र की एक रानी थी कुमार देवी है ना, कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी ने सरनाथ में क्या किया था, धर्मचक्र जिन विहारी बनवाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है साथियों कि पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ साथियों जयचंद्र था। ठीक है, जयचंद था जिसे गोरी ने सन 1994 में चंदावर के युद्ध में क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। किसने, तो आपको याद रखना है गोरी ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला वंश आता है साथियों चौहान वंश या फिर चहमान वंश, जिसे चौहान वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने किया था, वासुदेव के द्वारा चौहान वंश की स्थापना किया गया था। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ था साथियों यानी कि अहिच्छात्र थी। ठीक है, तथा बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ साथियों अर्णोराज के जो पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ विशालदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना भी इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे तथा इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक भी लिखा है। ठीक है, तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ही निर्मित किया गया था। ठीक है, ये भी विग्रह चतुर्थ द्वारा ही निर्मित एक विद्यालय था तथा पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट यहाँ पे आपको याद रखना साथियों कि जो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा नामक मस्जिद का जो शुरू में विग्रह यानी कि इसका जो शुरू में निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना है विग्रह चतुर्थ के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, और
चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था तथा इसकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही करवाया था, ठीक है। तथा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों सन 1991 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं यहाँ पे गोरी की क्या होती है, यहाँ पे हार होती है। इसी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है साथियों। तराइन का प्रथम युद्ध में कब हुआ, सन 1991 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पे क्या हो जाती है, विजय होती है तथा मोहम्मद गोरी की यहाँ पे हार होती है, ठीक है। तथा तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ, सन 1192 में हुआ, और इसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पे क्या होती है, हार होती है, ठीक है। इसी में अगला वंश आता है साथियों परमार वंश, ठीक है। यह भी वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा निकल के सामने आती है साथियों, ठीक है। सो परमार वंश का शासक कौन हुआ साथियों, उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी कौन थी, इसकी राजधानी धारा नगरी थी, ठीक है, जिसे प्राचीन राजधानी उज्जैन में, ठीक है। और परमार वंश का जो सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक राजा हुआ साथियों भोज था, ठीक है। और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तथा नैन्सीधी चरित्र के लेखक कौन थे, तो आपके देखना साथियों श्रीहर्ष प्रबंध चरितामणि के लेखक कौन, मेरुतुंग थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और राजा भोज ने चिकित्सा गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे तथा भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वस्तुशास्त्र है ना, वस्तुशास्त्र के साथ साथ में विद्या यानी कि विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उद्योगों का भी उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। और नव सहासाक चरित्र के रचिता जो है पद्मगुप्त 10 रूपक के चरिता जो है 10 रूपक के जो रचिता है साथियों घना यानी कि कौन है, धनंजय धनिक एवं हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान जो कि वाक्यपंथी पूज के दरबारी यानी कि उनके क्या रहे दरबार में रहते थे, ठीक है। तथा कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, ठीक है। तथा राजा भोज, ठीक कौन था, राजा भोज, ठीक है। और भोज ने अपनी राजधानी है सरस्वती मंदिर का निर्माण जो है अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था इन्होंने। और राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र थी, ठीक है। तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और भोजपुर नगर की स्थापना जो है राजा भोज ने ही करवाया था। तथा परमार वंश के बाद में तोमर वंश का उसके द्वारा चहमान वंश का और अंततः सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर क्या कर लिया था, यहाँ पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है साथियों अगला वंश चंदेल वंश, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों चंदेल वंश की, तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद में बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो है कौन, जेजाकू भुक्ति था, ठीक है। और चंदेल वंश का शासक हुआ साथी, चंदेल वंश का शासक नन्नुक था, ठीक है। और इसकी राजधानी है खजुराहो ही थी, ठीक है। तथा प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा में थी, ठीक है। और राजा धंग ने अपनी जो राजधानी है कालिंजर से खजुराहो में स्थापित किया था, ये भी आपको याद रखना है। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्धन था। और यशोवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और इससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। इन्होंने क्या किया था, एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की यानी कि प्रतिमा प्राप्त किया था, ठीक है। जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर की इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक खजुराहो में विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और
नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आती है साथियों कि दंग ने जिन्नानाथ विश्वविद्यालय एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। और कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो दंगदेव के द्वारा सन 999 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है दंगदेव के द्वारा सन 999 ईसा पूर्व में करवाया था, ठीक है। इस ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है। और दंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था, ठीक है। और चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आगमन का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। और विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिन्होंने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और चंदेल शासक कृत्यवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है। और अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक थे, ठीक है। और दो सेनानायक जो कि परमादि देव के दरबार में रहते थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ साथियों परमादि देव थे, ठीक है। परमादि देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में हम यहाँ पे कवर करते साथियों यानी कि सोलंकी वंश अथवा गुर्जर के कुछ चालुक्य शासक हुए, ठीक है। जिसमें सोलंकी वंश का संस्थापक हुए साथियों मूलराज प्रथम था तथा इनकी राजधानी हुई अनिहलवाड़ थी, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, अनिहलवाड़ थी, ठीक है। तथा मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी आपको याद रखना है। और भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर क्या किया था, इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तथा भीम प्रथम के समान भीमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जैन सिंह सिद्धराज था, ठीक है। और प्रसिद्ध जैन विद्वान जो कि हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तथा माउंट अबू पर्वत पर एक मंडप बनवाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और मोडेरा के जो सूर्य मंदिर है का निर्माण भी है सोलंकी राजाओं के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। तथा सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सो आपको याद रखना है जैन सिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना साथियों कि जो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो जयसिंह सिद्धराज के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है साथियों सोलंकी शासक जो है कुमारपाल जैन मतानुयायी था, यानी कि क्या था, ये माता अनुयायी था, ठीक है। तथा वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तथा सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ साथियों भीमदेव, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और भीम सेकंड के एक सामंत लवन प्रसाद यानी कि प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया था। और बघेल वंश का जो कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का क्या किया था, इन्होंने मुकाबला किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में अगला वंश आता है साथियों कलचुरी एवं चेदी वंश, ठीक है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजवंश है साथियों, ठीक है। तो कलचुरी वंश था साथियों, कलचुरी वंश का संस्थापक हुआ कोकल, कौन था, कोकल था। और इसकी राजधानी त्रिपुरा थी, ये भी आपको याद रखना है। और कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ साथियों कौन,
गंगे गंगेदेव है ना, गंगेदेव था, और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तथा पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था, ठीक है। तथा कलचुरी वंश का सबसे महान शासक हुआ साथियों कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और त्रिकलिंग त्रि त्रिकलिंग यानी कि त्रिकलिंगपति की उपाधि त्रिकलिंगपति उपाधि की धारण भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। सो आपको याद रखना साथियों, लिंगपति की उपाधि किसने धारण कराया था, तो कलचुर वंश के जो शासक कौन था, तो आपको याद रखना साथियों, इन्होंने ही किया था, ठीक है। कलचुर वंश का जो शासक कौन, कण्णित यानी कि कर्णदेव ने ही किया था, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है साथियों कि प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला जो वंश आता है साथियों, वो है सिसोदिया वंश, ठीक है। यह भी जो वंश है बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, ठीक है। तथा सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ का शासक यानी कि मेवाड़ पर शासन करते थे, तथा मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़ थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और अपनी विजय के उपलब्धि यानी कि विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तथा खतौली का जो युद्ध है 1518 ईसा पूर्व में ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी ने किया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आज हमने यहाँ पे प्रमुख राजवंशों के बारे में यहाँ पे चर्चा की साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नई नई क्लास पाने के लिए आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले क्लास में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और अभी तक जो भी क्लास आपको यहाँ पे मिला है उसे आप एक बार ज़रूर देखें साथियों, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ इस क्लास को सुनने के बाद में अगर आपके पास में समय है तो एक बार लुसेंट देखिए, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपसे सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी को सही दिशा देते हुए अपना जो प्रयास है वो निरंतर जारी रखें साथियों, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।